दोस्तों, किताब लिसनिंग की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सर रतन टाटा जी का ऑटोबायोग्राफी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन मतलब डेथ होता है। ऐसा कहना है एक महान भारतीय उद्योगपति, पद्म भूषण, पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए नीति मूल्यों को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बड़ा किया। आज हम उनके जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एक बड़े कमाल की बात यह भी कही है कि मैं सही फैसले लेने में बिलीव नहीं करता, बल्कि डिसीजन लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। इस लाइन को पूरी तरह से खुद पर अप्लाई करने वाले इंसान, जिन्होंने अपना बदला अपनी सक्सेस से लिया, यह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शादी नहीं की, जिनका टाटा परिवार के साथ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि वह गोद लिए हुए पुत्र है। यह ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने राज में टाटा को शिखर पर पहुंचा दिया। ये एक ऐसे शख्स है जो अलग मिट्टी के बने हैं। इन्हें उद्योगपति कहे, देशभक्त कहे, दानवीर कहे या एक सफल बिजनेसमैन, यह आप ही डिसाइड करें। ये अपने कुल मुनाफे का 66% तक दान कर देते हैं। यह एक सफल उद्योगपति होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। देश पर कभी भी कोई आपदा आई हो, इस दानवीर ने दिल खोलकर पैसा दान किया है। इन्होंने अभी हाल ही में कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय भी 1500 करोड़ रुपए भारत सरकार को दान किए हैं। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन। रतन नवल टाटा का जन्म संपन्न एवं प्रसिद्ध टाटा परिवार में 28 दिसंबर 1937 में सूरत, बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ। वे सुनु कमसिरियत एवं नवल होरमुसजी टाटा के सुपुत्र हैं। उनका बचपन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बीता। साल 1948 में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। तब उनकी उम्र मात्र 10 साल की थी। इस डिवोर्स के बाद उनके पिता नवल टाटा ने सिमोन दुनोए नाम की एक महिला से शादी कर ली। इस दूसरी शादी से उनके पिता को एक और बेटा हुआ, जिसका नाम नोएल टाटा रखा गया। इस छोटी उम्र में उनके माता पिता का डिवोर्स उनके लिए एक बड़ा सदमा था। मानसिक रूप से काफी टूट गए थे। इसलिए रतन एवं उनके सौतेले भाई नोएल की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई द्वारा की गई। वे दादी के अत्यधिक प्रिय थे। रतन जी की दादी नवाजबाई और दादा निसंतान थे, इसलिए नवाजबाई ने होरमुसजी टाटा के पुत्र नवल होरमुसजी को गोद ले लिया। होरमुसजी टाटा उन्हीं की कपड़ा मिल में स्पिनिंग मास्टर थे। रतन टाटा की शिक्षा। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में दाखिला ले लिया। जब वह 15 वर्ष के थे, तब उन्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सन 1958 में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया। रतन टाटा अपने स्कूल में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उसी दौरान उन्हें आईबीएम से जॉब की ऑफर आई, लेकिन रतन टाटा ने उस जॉब को ठुकरा दिया। इन्होंने कभी भी अपना नाम का फायदा नहीं उठाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन्होंने कॉलेज टाइम में पैसों के लिए बर्तन साफ करने जैसा काम भी किया। इनका ऐसा मानना था कि मैं अपनी मेहनत के दम पर अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंचूंगा। रतन टाटा की प्रेमिका व विवाह का रहस्य। रतन टाटा की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही रहा कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। इसके पीछे बहुत सारी अटकलें लगती रही, लेकिन वो हमेशा इस बात को अपने दिल में ही दबाए रहे। आखिरकार उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया। इसमें उन्होंने बताया कि कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने लॉस एंजलिस शहर में एक नौकरी करना शुरू की। इस नौकरी के लिए उन्होंने 2 साल वहां बिताए। तभी उन्हें वहां रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया। वह आज भी अपने उन 2 सालों के पलों को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय मानते हैं। वह दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम करते थे। वह दोनों ही शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसी समय रतन टाटा के पास उनकी दादी की तबीयत खराब होने की खबर पहुंची। अपनी दादी से अधिक लगाव व 7 सालों से उनसे न मिलने के कारण वह वापस भारत आ गए। उन्होंने उस महिला को भी अपने साथ भारत चलने को कहा। उन्होंने कहा कि वह इंडिया जाकर शादी कर लेंगे। वह लड़की तो तैयार थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी।
यह बात साल 1962 की थी, जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के कारण ही उस लड़की के पेरेंट्स ने उन्हें जाने से मना कर दिया था। ऐसे में उस महिला ने वादा किया, वह युद्ध खत्म होते ही उनके पास भारत आ जाएंगी। इसी भरोसे रतन टाटा अपनी दादी के पास वापस लौट आए। वह भारत में आकर उस महिला का इंतजार करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वह उनके पास जरूर आएंगी। उनका इंतजार काफी लंबा होता गया। आखिर में उन्हें खबर मिली, उस महिला के माता पिता ने उनकी शादी किसी और से कर दी। यह खबर सुनकर उन्हें काफी गहरा धक्का लगा। उनका दिल पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से उस महिला से प्यार किया था। उनसे यह वादा भी किया था कि वह उसी से शादी करेंगे। लेकिन उस महिला का किसी और से शादी कर लेना रतन टाटा के लिए जिंदगी भर का शादी न करने का कारण बन गया। यह बात साबित करती है कि रतन टाटा अपने वादों और उसूलों के कितने पक्के हैं। यही चीज़ उनके कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण है। रतन टाटा का टाटा समूह में करियर। रतन टाटा पेशे से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर व इन्वेस्टर है। रतन टाटा की करियर की शुरुआत टाटा स्टील से हुई। टाटा ग्रुप और उनकी फैमिली की परंपरा के अनुसार 1970 तक यह टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे, क्योंकि इनके दादाजी का मानना था, जब तक आप अपने बिजनेस को पूरी तरीके से जान नहीं लेते, तब तक आप इसके मालिक नहीं बन सकते। उनकी इसी बात को इन्होंने भी फॉलो किया। इसके बाद 1970 में इन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। फिर 1971 में इन्हें नेल्को कंपनी हैंडओवर कर दी गई। यह टीवी और रेडियो मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी थी। यह कंपनी उस वक्त घाटे पर जा रही थी। इन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कंपनी को मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई, लेकिन देश में आर्थिक मंदी की वजह से इसे जल्द ही बंद करना पड़ा। यह इनकी लाइफ का पहला फेलियर था। इन्होंने हार न मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद इन्होंने अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यहाँ पर भी सफलता नहीं मिल सकी। यह कंपनी भी बंद हो गई। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। अब तक इन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली थी कि अगले 21 सालों में लगातार मेहनत करके वे टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। साथ ही अपनी कंपनी को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में एक्सपैंड करते गए। रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप को 50% प्रतिवर्ष मुनाफा होने लगा। यहाँ से उन्होंने अपनी बिजनेस की दुनिया में अपना परचम फहराना शुरू किया। रतन टाटा ने अन्य कंपनियां खरीदी। काफ़ी साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद रतन टाटा ने बहुत सारी कंपनियों को भी खरीद लिया, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जैग्युआर थी। इसके साथ ही टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी थी। वहीं टाटा स्टील के साथ कोरस जैसी और भी कई कंपनियां को उन्होंने खरीद लिया। रतन टाटा ने शालीनता से लिया अपमान का बदला। टाटा ग्रुप पहले से ही पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बनाती थी, लेकिन आम भारतीय के कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरीके से इंडिया में बनने वाली कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसको पूरा करने के लिए रतन टाटा ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया। इसका नतीजा यह हुआ कि टाटा इंडिका की सेल बहुत गिर गई। टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 साल के अंदर ही टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों ने इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। यह कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की खुद की थी। उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, इसलिए रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा। उन्होंने अपने साझेदारों के साथ इसे बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। कंपनी के साथ रतन टाटा की मीटिंग 3 घंटों तक चली। तब फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार बहुत रूखा था। बातों ही बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि अगर तुम्हें कार बनानी ही नहीं आती थी, तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए? हम यह कंपनी खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वह रातों रात डील को छोड़कर वापस चले आए। वे इस बात को लेकर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपनी सक्सेस से बिल्कुल को जवाब देना था। रतन टाटा ने वापस आकर अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया।
उन्होंने इंडिका का नया वर्जन इंडिका 2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस अच्छा खासा आगे बढ़ने लगा, जो बेहद मुनाफे का बिजनेस साबित हुआ। कुछ ही वर्षों बाद फोर्ड कंपनी अपनी जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटे में चल रही थी। 2008 के आते आते यह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने उनकी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे, जिस तरह रतन टाटा उनसे मिलने के लिए उनके मुख्यालय पहुंचे थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन में खरीद लिया। इस बार भी बिल फोर्ड ने बिल्कुल वही बात दोहराई जो पिछली मीटिंग में उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है, जो बेहद मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो बिल को करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन वह अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही एक गुण है जो एक सफल और महान इंसान के बीच में अंतर दर्शाता है। यही सीख है जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए। रतन टाटा की दानशीलता। हमारे देश में जब भी संकट आया है, रतन टाटा हमेशा हमारे देश की मदद करने के लिए आगे आए हैं। 2011 में जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, तब इनके होटल ताज के लगभग 80 एम्प्लॉय की जान गई थी। इसके बाद वह उन सभी के घरों पर गए जिनकी अपनों ने जान गंवाई थी। इन्होंने उन सभी का पूरा खर्चा उठाया, यहाँ तक कि होटल के आसपास के छोटे मोटे काम करने वाले जिन्हें इसमें नुकसान हुआ, उन सभी की आर्थिक मदद की। इसके बाद जब देश में कोविड-19 का खतरा आया था, तब रतन टाटा ने भारत सरकार को 1500 करोड़ रुपए की मदद की। देश में पैंडेमिक के दौरान टाटा समूह में जो भी फ्रेशर आए थे, उनमें से किसी भी एम्प्लॉय को न निकाले जाने का फैसला किया। उनमें 4.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे। तब रतन टाटा के ग्रुप में एक भी एम्प्लॉयज़ को न निकालने के साथ उनकी मदद की, जबकि वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व में लोगों की नौकरियां जा रही थी। टाटा समूह ने 68 साल बाद एयर इंडिया की कमान संभाल ली। टाटा समूह के वर्तमान चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने सरकार से कर्ज में डूबी एयर इंडिया को खरीद लिया। यह सौदा 18,000 रुपये करोड़ में हुआ। इस तरह से टाटा ने एयर इंडिया के 100% शेयर अपने नाम कर लिए। ये एयर इंडिया की टाटा समूह में घर वापसी हैं। टाटा समूह ने ही सन 1932 में एयर इंडिया की शुरुआत की थी। एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा ने की थी। उस वक्त इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। बाद में 29 जुलाई 1946 को यह एक पब्लिक लिमिटेड गई। तब इसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। रतन टाटा की इनकम, नेटवर्थ व लाइफस्टाइल। रतन टाटा को देश का रत्न ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिससे हर कोई उनके दयालुपन का कायल हो गया है। 1.5 बिलियन डॉलर के मालिक रतन टाटा एक शर्मीली व्यक्ति है। वे बाहरी चमक दमक पर विश्वास नहीं करते। रतन टाटा सालों से मुंबई के कोलाबा में किताब और कुत्तों से भरे हुए एक बैचलर घर में रहते हैं। धन्यवाद।